मौसम विभाग ने बारिश का जताया पूर्वानुमान। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मौसम ने अपना रुख बदल लिया है। सुबह से ही वहां लगातार बारिश हो रही है। बारिश से तापमान में भारी गिरावट आई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं देहरादून से, जहां मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान जताया है। ठंड बढ़ने के साथ ही उधम सिंह नगर जिला सहित पूरे तराई क्षेत्र कोहरे की चादर में छा चुका है। पिछले 2-3 दिनों से खटीमा सहित तराई क्षेत्रों में कोहरा लगने के चलते सड़कों में वाहन भी लाइट जलाकर चल रहे हैं। तो वहीं नगर पालिका क्षेत्र में प्रशासन ने लोगों को ठंड से राहत देने के लिए अलाव की व्यवस्था नहीं की है। खासकर ठेला पर लगाकर रोजगार कर रहे व्यवसायी सर्दी की चपेट में है। प्रशासन ने अलाव जलाने की वो लगातार प्रशासन से अलाव जलाने की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि उनके द्वारा नगर ग्रामीण क्षेत्रों में अलाव जलाने के लिए लकड़ियों की व्यवस्था जरूरतमंदों को करा दी जा चुकी है। देखिए, गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी अलाव, कंबल वितरण इत्यादि की व्यवस्था रहती है शीतकाल में, और ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व विभाग को अलाव का प्रबंध किया जाना है, जबकि शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका को अलाव का प्रबंधन किया जाना है। तो उसको लेकर 8 से 10 स्थान ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पास चिन्हित हैं, जिसमें हर साल अलाव जलाए जाते हैं। और इसके साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर जहाँ पे भी नई अगर ऐसी सूचना आती है कि यहाँ पर लोगों को जो है इकट्ठा होते हैं या फिर ऐसा अलाव की आवश्यकता पड़ती है, तो वो उसमें भी स्थानों पर भी साथ साथ ही अलाव जलाने की कार्रवाई की जाती है। साथ और हम हर साल लोगों को बहुत तपाते हैं, मगर नगर पालिका हमको कभी एक लकड़ी भी नहीं देती है। और मरीज भी लोग आते हैं, हमारी दुकान है सब्जी की, तो इन तापते हैं, उनकी बड़ी सेवा करते हैं हम तपाई की, मगर कोई हमको एक लकड़ी नगर पालिका नहीं देती है, कभी भी नहीं देती है। ठंड बढ़ गई और ठंड काफी बढ़ गई है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के चुनावों को लेकर नगर में पहुंचे जिला अध्यक्ष राजकुमार बुद्धि ने आवश्यक बैठक आहूत कर व्यापार मंडल के नगर इकाई के आगामी चुनावों को लेकर व्यापक स्तर पर विचार विमर्श किया। इस दौरान 15 दिसंबर से 25 दिसंबर तक सदस्यता अभियान चलाकर व्यापार मंडल के सदस्य बनाए जाने पर सहमति बनी। बैठक में नए सदस्य बनाने की नीति व नियमों में कुछ सामान्य संशोधनों के बाद आगे की रणनीति तय की गई। जिलाध्यक्ष बुद्धि ने बताया कि नवीन सदस्यता कार्यक्रम के अंतर्गत 3 दीवारें व छत स्वामी को व्यापारी के रूप में सदस्य बनाया जाएगा। चुनाव के दौरान विभिन्न फार्मों के स्वामी को एक ही वोट डालने का अधिकार प्राप्त होगा। अधिवक्ताओं तथा ठेकेदारों की सदस्यता को इस बार प्रतिबंधित किया गया है। जब से पूरा दोबारा से वो बने हैं हम लोग, हमें जिम्मेदारी दी गई है पूरे जिले में दोबारा से सारे चुनाव कराए जाएं। पूरे प्रदेश में इस समय जब से नवीन व्यापार मंडल बना है, चुनाव हुए हैं, बीच में कोरोना की वजह से हम लोग थोड़े दिन रुके रहे। अब हम पूरे प्रदेश के हिसाब से, मेरे को जिलाध्यक्ष होने के नाते जिले की जिम्मेदारी है, पूरे जिले में चुनाव कराए जाएंगे, जिसमें किच्छा में सदस्यता समाप्त हो चुकी है। के लिए पिछला कार्यकाल समाप्त हो चुका है। आज जिले के व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के सम्मुख जो है यहाँ के चुनाव अधिकारियों की बैठक हुई है, और जिसमें ये निर्णय किया गया है कि 15 तारीख से जो है सदस्यता अभियान जो है किया जाएगा, जिस हेतु 14 तारीख को जो है घोषणा बाजार में करवा दी जाएगी, और उसके लिए 5 सेंटर जो है सदस्य बनाने के लिए 5 सेंटर खोले जाएंगे, जिससे कि जो है वहां पर सदस्य जो है बन सके। सदस्यता के लिए जो है वही व्यक्ति सदस्य बन सकेगा जिनके पास जो व्यापार करता हो तथा उसके पास कोई न कोई इस संबंध में कोई लाइसेंस इत्यादि किसी चीज का भी हो, और जिसका जो है दुकान की कम से कम 3 दीवारें जो है 3 दीवारें पक्की होना अनिवार्य है। तो इस संबंध में जो है बाकी अनेक जो है सारे चुनाव का ये निर्णय लिया गया। और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां डॉक्टर्स की देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां राज्य मंत्री रेखा आर्या कोरोना पॉजिटिव हुई है।
उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स की निगरानी में उन्होंने खुद को आइसोलेट कर दिया है। वहीं संपर्क में आए लोगों से सावधानी बरतने और जांच करवाने की उन्होंने अपील की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्य मंत्री रेखा आर्या कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। कोरोना पॉजिटिव की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है। पोस्ट में लिखा कि मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स की निगरानी में उन्होंने खुद को इस वक्त आइसोलेट कर दिया है। वहीं संपर्क में आए लोगों से भी उन्होंने जांच करवाने की अपील की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ राजेश वर्मा विशेष संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। जी राजेश, जिस तरीके की खबर सामने आ रही है कि जहां राज्य मंत्री रेखा आर्या कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, क्या जानकारी है? बिल्कुल अनुष्का, बता दें कि जिस तरीके से लगातार कोविड जो है लगातार अपने पैर पसार रहा है उत्तराखंड में, तो कहीं ना कहीं इससे मंत्री भी चुके नहीं है। आज जो ये खबर आई है रेखा आर्य राज्य मंत्री जो है वो जो है पॉजिटिव हुई है। उन्होंने अपने ट्वीट में मेंशन किया और बकायदा इसकी जानकारी सार्वजनिक की है कि जो भी अभी तक उनके एक हफ्ते के दौरान या 15 दिन के दौरान जो है लगभग जो उनके संपर्क में है वो भी अपना ध्यान रखें, क्योंकि वो जो है कोरोना पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आई है और इस समय खुद वो है डॉक्टरों की निगरानी में है और अपने आप को होम आइसोलेट किया हुआ है। तो तमाम चीजों को देखते हुए अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार प्रदेश में बढ़ रहा है, लगातार जो मामले हैं कोविड की संख्या को लेकर के वो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल इसका यही सोल्यूशन है कि अपने आप को बचाव में रखें और सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें ताकि कोरोना महामारी से जो है लोग जो है वो बच सके। लेकिन फिलहाल की जो सबसे बड़ी उत्तराखंड से खबर है वो यही है कि राज्य मंत्री रेखा आर्य कोरोना पॉजिटिव हो गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इस जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं देहरादून से, जहां राज्य मंत्री रेखा आर्या कोविड पॉजिटिव पाई गई है। चमोली जिले में कल रात से हो रही बारिश के बाद मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। बर्फबारी और हल्की बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट आई है। इसके कारण जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रात से बर्फबारी हो रही है। हिमपात होने के कारण आने वाले समय में इसके चलते यहां पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। अधिक संख्या में पर्यटक पहुंचने की भी उम्मीद स्थानीय व्यापारी लगा रहे हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में अब धीरे धीरे ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सुबह से ही आसमान पर घने बादल छाए रहे हैं। हल्की बूंदाबांदी के साथ सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। बढ़ती ठंड के चलते आम स्थानीय नागरिकों सहित पर्यटकों को ठंड से बचाव के लिए सुबह से ही गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं मल्लीताल पंत पार्क में लगने वाला प्रसिद्ध फड़ बाजार में गर्म कपड़ों के स्टॉल लगने भी शुरू हो गए हैं, जिसकी स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों द्वारा भी जमकर खरीदारी की जा रही है। से आए हैं, सुना था और न्यूज़ में भी आया था कि बर्फ होगी, लेकिन यहाँ तो कोई बर्फ नहीं है। और दिल्ली में मुझे लगता है ज़्यादा ठंड है, यहाँ पे इतनी ठंड भी नहीं है। वहाँ बहुत ठंड थी, वहाँ 2.4 था और यहाँ 3.4 टेम्परेचर। ऐसा लगता है कि अब दिल्ली ज़्यादा है, वो बन गया है हिल स्टेशन यहाँ से ज़्यादा। काफ़ी इंतज़ार है और मैं थोड़ा एंजॉय करने, बर्फ़ एंजॉय करने आए थे। न्यूज़ वगैरह में यही आ रहा था कि बर्फ़ होगी यहाँ पे, उसी का इंतज़ार है, हो जाएगा। एंजॉय तो अच्छा कर रहे हैं हम, लेकिन ठंड इतनी नहीं है। ठंड ठीक है, घूम सकते हैं आराम से। 2-3 डिग्री टेम्परेचर है। आज बारिश भी हुई थी यहाँ पर,
तो अच्छा लग रहा है। दिल्ली के आप पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। मनीष सिसोदिया ने नैनीताल में कैची धाम के दर्शन किए और देश में सुख शांति की भगवान से प्रार्थना की। उत्तराखंड में आकर कैची धाम के दर्शन कर उन्होंने बेहद ही शांति प्राप्त की और आगे उत्तराखंड में किस तरह की आम आदमी पार्टी की रणनीति होगी उसको लेकर भी कार्यकर्ताओं से चर्चा की। मनीष सिसोदिया आज शाम हल्द्वानी में जनता के साथ संवाद करेंगे, वहीं पत्रकारों से भी रूबरू होंगे। तिवारी बाबा के दर्शन करने उनके पवित्र धाम में कैची धाम जो इंटरनेशनली बहुत फेमस है और दुनिया के बहुत सारे विद्वान लोगों को यहाँ से आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं वहाँ दर्शन करने आया था, थोड़ा स्वानुभूति करने आया था और मुझे यहाँ पिछले 20-25 मिनट में आधा घंटे में जो सुखद अनुभूति हुई है, मैं बता सकता हूँ कि जीवन में इतनी सुखद अनुभूति बहुत रेयर मिलती है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 2 दिन के कुमाऊं दौरे पर हैं। कुमाऊं दौरे के दूसरे दिन दिल्ली मॉडल को लेकर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के चुनावी बिगुल का आगाज करने के लिए आज कैची धाम पहुंचकर उन्होंने बाबा नीम करोली महाराज मंदिर में पूजा अर्चना की। सिसोदिया ने कहा कि पार्टी उत्तराखंड में शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे बुनियादी व्यवस्थाओं को लेकर आगामी चुनावी मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि बाबा के आशीर्वाद के आगे चुनावी रूपरेखा बनाई जाएगी। साथ ही यह भी कहा कि बाबा की कृपा देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक मानी जाती है। उनके पवित्र धाम में कैची धाम जो इंटरनेशनली बहुत फेमस है और दुनिया के बहुत सारे विद्वान लोगों को यहाँ से आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं वहाँ दर्शन करने आया था, थोड़ा स्वानुभूति करने आया था और मुझे यहाँ पिछले 20-25 मिनट में आधा घंटे में जो सुखद अनुभूति हुई है, मैं बता सकता हूँ कि जीवन में इतनी सुखद अनुभूति बहुत रेयर मिलती है। और इन्होंने जो ज्ञान दिया है, उन्होंने जिस तरह के जीवन का मार्गदर्शन दिया है, हमारी राजनीति भी उसी मार्गदर्शन में चले, यही मैंने प्रार्थना की और यही प्रार्थना की कि यही राजनीति उत्तराखंड में भी स्थापित हो, हम दिल्ली में भी इसी राजनीति को कर सकें, देश भर में इसको कर सकें और उत्तराखंड में भी उत्तराखंड के लोगों ने जिस उद्देश्य से, जिन सपनों के साथ में उत्तराखंड बनाने के सपने देखे थे, वो सपने अब पूरे हों। बिल्कुल सब होगी, बाबा का आशीर्वाद रहेगा, सब बूथ प्रतिनिधि भी सब जगह होंगे और उत्तराखंड में सरकार भी बनाएंगे, चुनाव भी लड़ेंगे और बहुत कसकर चुनाव लड़ेंगे सरकार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा देहरादून शहर में इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल रन का फ्लैग ऑफ कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून की जनता को बधाई देते हुए कहा कि यह एक अच्छी शुरुआत है और पर्यावरण की दृष्टि से यह उत्तराखंड के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी देहरादून के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 30 बसें चलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा यह भी प्रयास रहेगा कि धीरे धीरे मसूरी, ऋषिकेश और हरिद्वार तक इन इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जाए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का यह भी प्रयास है कि वर्ष 2030 तक पूरे देश को इलेक्ट्रिक बसों की ओर लाया जाए। इस अवसर पर मेयर देहरादून सुनील उलियानगामा, विधायक गणेश जोशी और सीईओ स्मार्ट सिटी देहरादून भी उपस्थित रहे। कंट्रोल में बहुत बड़ा रोल होगा इसका। दूसरा एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट देहरादून में एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम लोगों को दे पाएंगे, जिससे कि लोगों को एक जगह से दूसरे जगह आने जाने में आसानी होगी। सर, चार्जिंग कैपेसिटी की बात करें, कितना चार्ज एक बार में चार्ज करने के बाद? एक बार चार्ज करने के बाद ये 150 किलोमीटर जो है ये बस आराम से चलेगी। इसका बहुत ज़्यादा महत्व भी है और आवश्यकता भी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना रहे और अधिक बने। इस दृष्टि से प्रदूषण कम से कम कैसे किया जा सकता है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 28 दिसंबर को अपने दूसरे चरण के प्रवास की शुरुआत करने जा रहे हैं। दूसरे चरण के प्रवास में मुख्यमंत्री उन 3 जनपदों का भ्रमण करेंगे जहां उनका दौरा बाकी रह गया है। दूसरे चरण के प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री जिलों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा अधिकारियों के साथ करेंगे। इसके अलावा संगठन के पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे।
प्रवास अभी जो टेंटेटिव जो बना है वो 28 दिसंबर को मैं अपने प्रवास के दूसरे चरण की शुरुआत करूंगा। 3 जनपदों में मेरा प्रवास रात्रि प्रवास नहीं हो पाया था, तो मेरी कोशिश होगी कि इस महीने में उसको पूरा करूं। खबरों के बीच फिलहाल वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को लेकर जब देश का सजग और जिम्मेदार करदाता एडवांस टैक्स भरता है, तो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का देश का संकल्प और विश्वास और मजबूत होता है। तो अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 75% 15 दिसंबर 2020 तक अवश्य अदा करें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स के अतिरिक्त वे व्यक्ति या सैलरीड एम्प्लॉयज जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 या उससे अधिक है, एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए घातक हमले की प्रदेश के पर्यटन, सिंचाई, धर्मस्व व संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कड़ी निंदा करते हुए हमलावरों को गिरफ्तार कर दंडित करने की मांग की है। सतपाल महाराज ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के बढ़ते प्रभाव और नड्डा जी के दौरे से टीएमसी बौखला गई है। ममता को भी अब अपने पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा अध्यक्ष नड्डा जी के काफिले पर जिस तरह से हमला हुआ, उससे टीएमसी की हताशा और बौखलाहट स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। महाराज ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी इन दिनों बंगाल दौरे पर हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर बंगाल सरकार का रवैया ठीक नहीं है। जिस प्रकार की लापरवाही बढ़ती जा रही है, वह लोकतंत्र के लिए बेहद ही गंभीर है। उन्होंने कहा कि टीएमसी कार्यकर्ताओं का भाजपा के काफिले पर लाठी डंडे और पत्थरों से हमला किया गया है, जिसमें बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय भी घायल हुए हैं, जबकि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस हमले में बाल बाल बचे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के काफिले पर हमला हुआ है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के काफिले पर जो हमला हुआ है, ये बहुत ही दुखद है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद बीजेपी में काफी आक्रोश है और इस हमले की पार्टी की ओर से कड़ी निंदा की जा रही है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक खजान दास ने इस घटना की घोर निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। इस दौरान खजान दास ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल सरकार की ओर से लोगों को उकसाया जा रहा है और उनका जवाब आगामी चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता जरूर देगी। मिलाकर के जो पश्चिम बंगाल में जो घटना घटित हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी भी निंदा करनी चाहिए वो बहुत ही कम है, क्योंकि एक जिम्मेदारी के तहत मुख्यमंत्री ने जिस तरह से जो वहाँ पे जो कुछ
हुआ और जो घटित हुआ है उसके सीधे सीधे जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर जाती। काशीपुर में दिल्ली के उप सीएम मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे, जिसके बाद भीमताल के लिए वह रवाना हुए, जहां वे रात्रि विश्राम करेंगे और शनिवार सुबह 10:30 बजे कैची धाम के दर्शन करेंगे, जिसके बाद ठीक 4 बजे हल्द्वानी में आम जनता और पत्रकारों से वार्ता करेंगे और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। खबर नैनीताल से है, जहां मल्लीताल सैनिक स्कूल के पास स्थित मेल रोज कंपाउंड क्षेत्र में स्थित तिवारी निवास में करीब शाम 8:15 बजे आग लग गई। आग लगने से आसपास के लोगों को इसका पता चला। इसके बाद अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। मेल रोज भवन में लगी आग थोड़ी देर बाद शोलों में तब्दील हो गई। आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें दूर से भी देखी जा सकती थी। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीमों ने सकरे मार्ग होने के कारण मौके पर पहुंचने में काफी वक्त लगाया। 2 घंटे बाद भी अधिक समय 2 घंटे से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गनीमत यह रही कि आग लगने से कोई भी जनहानि नहीं हुई है। ना पानी वहाँ पर चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है, उनका पानी हमेशा खत्म हो जाता है। सड़कों में इंक्रोचमेंट है, उसको भी कम कर कुछ नहीं हो रहा है। गाड़ी की लाइट जरूर करवाइए। मतलब ये स्थिति होगी, हम तमाशा देखेंगे, घर जलेगा। घर जल रहा है, कोई नहीं। इंसान अपना घर बनाता है इतने मेहनत से, भूख लगा के बना रखा है। मतलब और उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है। मतलब उनको फोन करो 5-10 मिनट करके तो पूरा घर जल जाएगा। तो हमारे सबने फोन कर दिया उधर से। शॉर्ट सर्किट है, तिवारी जी के यहाँ से लगा हुआ है, प्रोफेसर साहब के यहाँ से लगाए। हमें मालूम ही नहीं था बीच वाले में। कितने घर थे इसमें टोटल? कितने घर हैं? 4 घर जल गए हैं। 5 परिवार, कितने परिवार हैं? 4 परिवार। 4 परिवारों का घर है। 4 परिवार, कहीं उधर को फिर लोनी जी का भी न चला जाए। अभी अगरवाल आग फैलने का पूरा खतरा बना हुआ है। पूरा खतरा बना हुआ है। जब तक आग नहीं बुझेगी तब तक समस्या बड़ी है। आग जब तक नहीं बुझेगी ये पूरा मोहल्ला जा सकता है। देश भर में कोरोना वैक्सीन को लेकर लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार के साथ साथ उत्तराखंड सरकार भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। आपको बता दें कि राज्य में जनवरी 2021 के पहले 20% लोगों को वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी, जिसको लेकर उत्तराखंड स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी का कहना है कि वैक्सीन को लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को रखने के लिए सारी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। दिए गए कि हमें पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ पर्सनल्स को आइडेंटिफाई करना है, तो हमने जितने भी पर्सनल्स हैं अपने उनको आइडेंटिफाई करके हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया है। तो ये फर्स्ट फेज हमारा पूरा हो गया। सेकंड, इसके बाद हमारा जो वैक्सीनेशन चेन्स है, जिसके लिए हमारे जो कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स हैं या जो अन्य प्रकार की चीज़ें होती हैं, उसका एक डिटेल गैप एनालिसिस करना था। वो गैप एनालिसिस करके भारत सरकार से हमने जो फर्दर हमें कोल्ड चेन इक्विपमेंट चेन को स्ट्रेंथन करने के लिए जो हमें इक्विपमेंट चाहिए, उसका डिमांड भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।